नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के अरवल में इन दिनों हीट वेव का प्रचंड प्रकोप जारी है। हीट वेव के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अरवल जिले में तापमान 45 डिग्री को भी पार कर गया, जिसके चलते 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 25% का इजाफा भी हो गया है। अस्पताल में भर्ती हो रहे ज्यादातर लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायत है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लोगों को अपने पहनावे और खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सचेत है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। बिहार में गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इंतजार मानसून का है, लेकिन दूसरी ओर लू और गर्मी के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल जी, जो हाल है उसके लिए अभी सरकार की तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं राहत को लेकर? देखिए, इस बदलते हुए जलवायु में हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि इस महीने में तापमान बहुत बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण जो उम्रदराज लोग होते हैं उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस बार स्वास्थ्य विभाग इसको लेके पहले ही से सचेत है और सारी व्यवस्थाओं को हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके सदर अस्पताल से पेरिफेरी तक उन व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं। और ये समाचारों में भी आप देखते होंगे कि समाचार में दिख रहा है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं इस गर्मी से परेशान लोगों को, लू से चपेट में आए लोगों को सुविधाएं दे रहा है। तो हम हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं और उसका लाभ और राहत भी लोगों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से यह प्राकृतिक चीज है। मौसम विभाग से भी आप लोगों को कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कहा? ये प्राकृतिक चीज है और प्रकृति में जो तापमान पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसका असर ये है। और जो हम लोगों को पूर्वानुमान बताया गया है, अगले 10 दिनों के आसपास बिहार में मानसून आने वाला है और जब बरसात जैसे ही शुरू होगा तो ये तापमान में गिरावट आएगा और चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन उस समय तक हम हर साधन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। तो बिल्कुल बढ़ती हुई गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि जो भी सुविधाएं लोगों तक पहुंचानी है वो फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के लोगों को अभी गर्मी से अगले 2 दिनों तक राहत मिलने वाली भी नहीं है। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर का कहना है कि 20 तारीख से लू से राहत मिल सकती है। कल से मौसम बदल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ईस्ट बिहार के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। है कि हीट वेव का कंडीशंस 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी और कल से थोड़ा वेदर और चेंज हो सकता है, जैसा कि पूर्वानुमान है कि और भी जगहों पे बारिश हो सकती है। मेनली ईस्ट बिहार के एडजॉइनिंग पार्ट में भी धीरे धीरे बारिश अब शुरू हो जाएगी। वहीं गोपालगंज में बढ़ते तापमान की वजह से बिजली सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ने की वजह से कई मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिजली विभाग के अनुसार प्रतिदिन 10 से 15 ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने और जलने की शिकायत आ रही है। बिजली विभाग के अनुसार गोपालगंज पावर हाउस से 23 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की जा रही है। गोपालगंज के पावर हाउस का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। 23 घंटा 23.5 घंटा लाइन दिया जा रहा है और लाइन बहुत अच्छा चल रहा है। अब लोड पड़ता है तो फ्यूज उड़ता है, तो हमारे मिस्त्री जाकर फ्यूज बांधते हैं लोग। यही 10 मिनट 5 मिनट में फ्यूज बना जाता है। वहीं औरंगाबाद में भी गर्मी अपने चरम पर है और अब तो ये जानलेवा साबित होने लगा है। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिन में लू लगने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से मात्र 2 की मौत की आधिकारिक पुष्टि की जा सकी है। का ट्रीटमेंट के दौरान वो एक्सपायर किए यहाँ पे। ये इन तीनों को हाई ग्रेड फीवर था और काफ़ी ये लोग सीरियस हालत में थे
और इसमें से 2 पेशेंट हैं, भोला मिस्त्री काजीचक और जुगल प्रसाद सलैया। इन दोनों की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसके लिए इन दोनों को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद के लिए रेफर किया गया। वहीं गोपालगंज में भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। जिले का तापमान 42 डिग्री तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। गर्मी के कारण दैनिक मजदूरों को भी काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गोपालगंज में मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भीषण गर्मी पड़ रही है और आज तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में आज 8वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि आज यानी कि 18 जून और 19 जून को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी और स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में बच्चों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने को लेकर स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी की वजह से दिन में कामकाज करने वाले जो रोजमर्रा के काम पर जाने वाले मजदूर हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। खासकर जो रिक्शा ठेला वाले लोग हैं उनकी भी परेशानी गर्मी की वजह से बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें सवारी नहीं मिल पा रही है और धूप में कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज तकरीबन 42 डिग्री तक तापमान रहने और लू के साथ गर्म हवा चलने का अनुमान जताया है। मानसून में 48 घंटे की देरी है, तो ऐसे में गर्मी से फिलहाल 2 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। भीषण गर्मी और पानी की जरूरत ना जाने क्या से क्या करवा दे। प्यास के आगे क्या कुआं, क्या तालाब और क्या नदी, कुछ नजर नहीं आता है। अगर कुछ नजर आता है तो एक अदद बूंद, जिसके लिए इंसान से लेकर जानवर तक में दूरी नहीं बचती है। कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है चतरा के टंडवा प्रखंड से, जहां आज भी ग्रामीण पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तालाबनुमा गड्ढे, गड्ढों में मटमैला पानी और उस गंदे पानी को बर्तन में भरती महिलाएं। तस्वीरों को देख मन में यही सवाल आता है कि क्या यही है झारखंड के विकास की तस्वीर? क्या यही है प्रदेश के आदिवासियों की तकदीर? नजारा चतरा का है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनकट्टा गांव आज भी सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है। गांव में 3 पुराने कुएं हैं जो इस भीषण गर्मी में सूख गए हैं और अब लोगों के पास गड्ढे का गंदा पानी पीने के अलावा कोई और चारा नहीं है। में पानी नहीं है, पूरा सूखल है, चापाकल नहीं है, एक भी चापाकल नहीं है। हम लोग चुआ का पानी पिए हो। देखा ये जगह पानी हो, एकरे में जानवर पीना हो, फिर आदमी भी पीना हो, और फिर उतना लंबा घाट हो, उतना दूर से आओ यहाँ पानी में एकरे में पीना हो, जीना हो। पानी का दिक्कत है, कुआं पानी सारा सूख गया है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है पीने के लिए। प्यासे मरते हैं, क्या करें, यही पानी पीते हैं। इस गंदे पानी के लिए भी महिलाओं को लंबा सफर तय करना पड़ता है। महिलाएं चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर पैदल चलती हैं, तब जाकर उन्हें 2 बूंद पानी नसीब होता है। पानी भी ऐसा कि पीने से ना जाने कई लोग बीमारियों का शिकार हो गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि बिजली, सड़क और पानी के लिए तरस रहा कनकट्टा गांव एशिया की सबसे बड़ी कोल परियोजना मगध से विस्थापित और प्रभावित है। ये गांव परियोजना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर दूर है। बावजूद सीसीएल प्रबंधन ने भी ग्रामीणों को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। नल पल के कोई व्यवस्था नहीं है। इस गांव में हम लोग के व्यवस्था पीने के लिए हो जाए, पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। आगे तो सबसे बड़ा बात है कि पानी के परेशानी है। अभी महीना में एकदम पानी पूरा सूख गया है। एक तरफ प्रदेश सरकार नल जल योजना, फ्री बिजली और विकास की बातें करती है और दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें ये साबित करने को काफी है कि विकास के दावे जमीन पर आते आते हवा हवाई हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन तक अब भी ग्रामीणों की गुहार पहुंच पाती है या नहीं, कनकट्टा गांव की तस्वीर बदलती है या नहीं। चतरा से न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट।
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जी हरी बाबू ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिल्डर अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे सस्ते मकान खरीदने वालों की अनदेखी हो रही है। यही वजह है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मामले में सरकार से दखल की मांग की है। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरी बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जी हरी बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है। डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरी बाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। Nearly 11.4 million units without anybody staying. In these, almost like 80% are very quality apartment flats. बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है, सुंदर का फ्लैट्स ऐसे है. These flats, sometimes nobody is giving for rent. Reason is, one is Rent Control Act. दावा है कि चंद लोगों के पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है। देश की 10% आबादी के पास लगभग 63% संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। यह आंकड़ा 14 करोड़ लोगों का है। ज्यादातर बिल्डर इस समय इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 1.14 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरी बाबू की माने तो घरों को खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन घरों को रेंट पर भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ लोग घरों की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये घर खाली पड़े हैं। निवेश के लिए खरीदे गए इन घरों का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह का अपराध है। जी हरी बाबू की सलाह के मुताबिक ऐसे घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2 गुना या 3 गुना कर देना चाहिए, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी घर खरीदने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरह से सरकारी स्कीमों पर निर्भर है। यही वजह है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरी बाबू ने सरकार को एक बेहद अहम सलाह दी है, जिसके मुताबिक सरकार को सस्ते घरों को बनाने के लिए बिल्डर्स पर दबाव बनाना चाहिए। सस्ते घरों के लिए जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट देनी चाहिए। इन बदलावों से एफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करीब 25% तक का उछाल आ सकता है। PSUs के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, कई बार बहुत सारी लैंड वेस्ट लैंड पड़ी है, या जो PSUs अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी लैंड की एबिलिटी शहरों के अंदर है, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट की लैंड बहुत ज़्यादा कई जगहों पर इलीगली अनऑक्युपाइड है, उनको भी खाली करा के एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो शहर के अंदर अगर इस टाइप की लैंड की एबिलिटी होती है तो एफोर्डेबल हाउसिंग बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए सरकार को लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकसित भारत का विजन ऐसी ही नीतियों से साकार हो सकता है। इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, उनसे गले मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। लेकिन भारत में इस मुलाकात को सियासत का हथकंडा बना लिया गया है। इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, उनसे गले मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। लेकिन भारत में इस मुलाकात को सियासत का हथकंडा बना लिया गया। केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तंज कसने के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया।
बाकायदा मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो के साथ। केरल कांग्रेस ने लिखा कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला, और इसके साथ हंसने वाली एक इमोजी भी लगा दी। केरल कांग्रेस का ये तंज कुछ ही घंटों बाद पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया। विपक्षी दल का ये तंज सिर्फ मोदी पर नहीं था, बल्कि इसमें पोप फ्रांसिस का नाम शामिल था, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और जिनका अपमान ईसाई धर्म का अपमान माना जाता है। बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस पर एक के बाद एक हमला बोलना शुरू कर दिया। केरल बीजेपी के महासचिव और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री जॉर्ज कुरियन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस के ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान ईसा मसीह से की गई है। ये बिल्कुल अनुचित है और ईसाई समुदाय का अपमान है। जो ईसा मसीह को मानते हैं, ये शर्मनाक है कि कांग्रेस इस स्तर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, वर्षों तक कांग्रेस में रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा और यहां तक कह दिया कि जिस कांग्रेस की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी कैथोलिक धर्म का पालन करती हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दुखद और निंदनीय है कि केरल कांग्रेस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लगातार बढ़ते वैश्विक कद के प्रति अपनी अंधी नफरत के कारण पवित्र पिता पोप फ्रांसिस का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, जो एक कैथोलिक के रूप में जानी जाती हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने इस मसले पर राहुल गांधी को भी घेर लिया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या यह पोस्ट राहुल गांधी के कहने पर किया गया। बीजेपी के अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अभी से अगले 5 साल तक एजेंडा मुसलमान पटाओ और अपना बनाओ रहेगा। जब हिंदुओं की फिक्र ही नहीं तो ईसाई को कौन पूछता है? क्यों कांग्रेस बताए कि ये ट्वीट क्या राहुल गांधी ने कहा था करने के लिए? मोदी और पोप की मुलाकात पर केरल कांग्रेस के तंज ने कांग्रेस को ऐसे कटघरे में खड़ा किया कि उन्हें आखिरकार ईसाई समुदाय से माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि कांग्रेस किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती। हालांकि अभी ये मसला खत्म नहीं हुआ है, इस पर सियासत जारी रहने के आसार हैं। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार एलन मस्क के सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर किए पोस्ट के बाद सबसे ज्यादा सियासी घमासान भारत में मचा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे लेकर मुखर हो गई है और ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रही है। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ एलन मस्क के ट्वीट पर शुरू हुआ नया विवाद अब सियासी घमासान बन चुका है। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ईवीएम को हटा देंगे। शंका का समाधान भी हो जाएगा। बार बार जो उठ रही हैं और पूरी दुनिया में ईवीएम बंद हो गया, इंडिया में ही क्यों चल रहा है? जापान में बंद हो गया, आप उठाकर देख लीजिए, यूएस में बंद हो गया, हर देशों में केवल और केवल बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से इंडिया में उठनी चाहिए। और ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने विद्वान लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इसमें कहीं गड़बड़ियाँ हैं और इसको बिल्कुल इसको संज्ञान में लेकर, हमारे नेता ने भी बोला, लगातार बोल रहे हैं, इस पर निश्चित तौर से लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और ईवीएम का जो नंबर है 17C से मैच नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई होती कहाँ है? इलेक्शन कमीशन जब प्राइम मिनिस्टर गठित करते हैं तो उससे क्या उम्मीद है किसी को? और जब हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम को स्क्रैप करेंगे, हटाएंगे। ईवीएम पर राहुल गांधी और अखिलेश के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए तो वो सही और प्रमाणित मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के कारण हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को वोट देने में
बहुत ज़्यादा एक तरह से रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी मिला है। इसमें दो कोई राय नहीं है। राहुल गांधी जो भी कहे, अखिलेश यादव जो भी कहे, कपिल सिब्बल जी जो भी कहे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। लोग जानते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं, ईवीएम पर, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, और यही सच है। लेकिन इस सच को झूठ में बदलना, झूठ बोल के इस सच को कुछ और बनाना, ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी है। वो करते रहेंगे, लोग उनको रिजेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल सुपारी किलर्स आ गए हैं ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम जो है वो खतरनाक है, फला है, दिमाग है। देखिए, ईवीएम को ना तो भगवान बनाना चाहिए और ना ईवीएम को शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम समय समय पर अग्नि परीक्षा में खरी साबित हुई है और जांची परखी खरी। और 11 एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।